अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। लिमिटेशन एक्ट 1908 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 14 तक मेरी कंप्लीट जो है वो वीडियोस अपलोड है लिमिटेशन एक्ट के हवाले से। आज जो है वो आज नेक्स्ट सेक्शंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता होता हूँ कि जो भी कुछ मैं बताऊँ उस चीज़ को, लॉ को, सेक्शन को, आर्टिकल को, जो भी सेक्शन है उस चीज़ को लाजमी उसके पॉइंट्स बना के आपने लिख लेना है ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1908 सामने रख लें, उसकी बुक सामने रख लें, बेयर एक्ट सामने रख लें। इसके अंदर चले जाए, सेक्शन 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है और 17 पढ़ना है। इन तीन सेक्शंस के ऊपर अब ग्रिप रखनी है। सेक्शन 15 की तरफ चले जाएं कि सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की तरफ ही जा रहे हैं हम। जो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम है कि उसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टाइम, वो टाइम पीरियड को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 15 ये कहता है, इसके पॉइंट समझना। सेक्शन 15 ये कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड। इसमें यह कहता है कि आपकी प्रोसीडिंग्स किसी स्टेज पे आके कोर्ट जो है वो सस्पेंड कर देती है, रोक देती है, फ्रीज कर देती है कि यहां पे प्रोसीडिंग्स को रोक लिया जाए, तो वहां पे क्या होगा, वो टाइम ऐड नहीं किया जाएगा। वो टाइम जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो भी वहीं पे रुक जाएगा। वो कंप्यूट, कैलकुलेट, ऐड नहीं किया जाएगा। जितनी देर तक वो प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने रोकी रखी हैं तब तक वो टाइम भी वहां पे रुका रहेगा और वो टाइम ऐड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक हो गया। और जब प्रोसीडिंग्स जहां से कोर्ट उसको स्टार्ट करेगी वहां से आपकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि कोई केस आपका पेंडिंग पड़ा है, प्रोसीडिंग्स कोर्ट ने रोक दी तो टाइम भी ऑटोमेटिकली वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, जब कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू करनी है वहां से आपका टाइम स्टार्ट होगा। जो पीछे रोकी रखी है वो जो टाइम था वो सारा एक्सक्लूड हो गया। जहां से कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स शुरू की वहां से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ये है सेक्शन 15। ठीक हो गया। जब तक सस्पेंड की तब तक टाइम रुका रहेगा। जब सस्पेंड खत्म कर दी, रीस्टोर कर दी तो टाइम वहां से स्टार्ट हो जाएगा और वो जो रोकी रखी का टाइम है वो एक्सक्लूड हो गया। यहां पे सेक्शन 15 क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 16 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 16 की हेडिंग कहती है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड एग्जीक्यूशन, सेल आर पेंडिंग। एग्जीक्यूशन की, सेल की एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। अब इसका क्या कहता है, वो इसमें ये कहता है कि एग्जीक्यूशन किसकी, सेल की, वो जो है वो कोर्ट के अंदर है। अब उसके हवाले से इस जो सेल की एग्जीक्यूशन है ना, इसके हवाले से एक एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है जो इस सेल की एग्जीक्यूशन को सेट असाइड करने के हवाले से फाइल की गई थी। अब वो वहां पे पेंडिंग पड़ी हुई है तो इस सेंस में वो टाइम भी वहां पे एक्सक्लूड हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐड, कंप्यूट, कैलकुलेट नहीं होगा जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती। आया वो एप्लीकेशन हक में हो, आया वो एप्लीकेशन खारिज हो, डिसमिस हो, जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती वो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट नहीं होगा। इसको समझना मैं आपको फिर बता देता हूं कि सेल की एग्जीक्यूशन कोर्ट में पड़ी है कि सर इसकी सेल करवा के दें, इसकी एग्जीक्यूशन करवा के दें, कोर्ट को आप कह रहे हैं। ठीक हो गया। उसके वाले से एक बंदा एप्लीकेशन ले आता है कि सर ये जो सेल की एग्जीक्यूशन है ना, इसको जो है वो सेट असाइड किया जाए, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करनी, सेल की सेल नहीं करनी, ये प्रॉपर्टी या वट एवर जो भी चीज है इसको सेल नहीं करना। ये एप्लीकेशन आ गई। ठीक हो गया। अब जब वो एप्लीकेशन आई ना तो वो सेल की एग्जीक्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो उसको रोक देगी कोर्ट। तब तक रोक देगी जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती कि क्या है उस एप्लीकेशन में कि जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन लेके आए हैं। इस वजह से पहले एप्लीकेशन को सुना जाए, ठीक है, इसका फैसला किया जाए, आया वाकई इसकी एग्जीक्यूशन बनती है सेल की कि नहीं बनती। तो लिहाजा वो उसको कंटेस्टेड करके उसका रिटर्न रिप्लाई मांग के कि लिहाजा इस एप्लीकेशन जो है वो इसको मेरिट्स पे डिस्पोज ऑफ किया जाए, वो आगे कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो लिहाजा जितनी देर तक वो एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है, डिसाइड नहीं हुई, तब तक सेल की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा, उसको वो टाइम पीरियड तब तक रुके रहेगा जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती।
ठीक हो गया, ये इसका कंसेप्ट था। सिंपल सा फिर दोबारा कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपकी सेल की एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ी है, कोई बंदा एप्लीकेशन ले आता है कि सर इस सेल की जो है वो एग्जीक्यूशन नहीं करनी, इसको सेल नहीं करना, लिहाजा पहले इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। तो वो टाइम पीरियड जो सेल की एग्जीक्यूशन का था कि इसको करो सेल, वो वहां पर रुक जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तब तक रुका रहेगा जब तक इस एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता। वो फैसला होने के बाद जो है वो टाइम पीरियड आपका स्टार्ट होगा। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 17 की तरफ। 17 ये कहता है कि इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू एक्रूज। इसका क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू एक्रूज, इसको समझना है, इसके पॉइंट्स बना के। इसमें यह कहता है, सेक्शन 17 ये कहता है कि एक बंदा सूट फाइल करना था, उसने दावा दायर करना था, अभी उससे पहले वो मर जाता, उसका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी उससे पहले वो मर गया, तो टाइम जो है वो तब तक रुका रहेगा, तब तक एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको ऐड नहीं किया जाएगा उस टाइम पीरियड को, जब तक कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो सूट फाइल करे, उसको कंटेस्ट करे, उसका लीगल हियर, उसका वारिस या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो उसको रिप्रेजेंट करेगा कि इसकी बिहाफ पे मैं आया हूं, मैं इस काबिल हूं, मैं इस काबिल ये कैपेसिटी रखता हूं, कंपिटेंट हूं, तो वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो सूट फाइल करे, उसको कंटेस्ट करे, तब तक टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, तब तक टाइम फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा, उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं, उसको ऐड नहीं किया जाएगा, उसको कंप्यूट नहीं किया जाएगा। अब इसको समझना, एक एग्जांपल से समझना। इसको पहले सेक्शन को समझ ले एक कंसेप्ट से कि एक बंदा जो है वो सूट फाइल करना था, वो टाइम पीरियड उसका भी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले मर जाता है, ठीक है, वो टाइम पीरियड वहां पर रुक जाएगा तब तक जब तक कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस काबिल नहीं हो जाता कि वो सूट फाइल कर सके और उसको कंटेस्ट करे। इसकी एग्जाम्पल समझना, इसकी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल ये कहती है, इसकी इलिस्ट्रेशन ये कहती है, इंस्टांस इसका ये है, एग्जाम्पल आपको ये कह रही है कि एक बंदा इंसेन है, पागल है, वो मर गया, ठीक हो गया, अब उसके नीचे उसका बच्चा है, अब उसने सूट फाइल करना है अपने बाप के बिहाफ पे, ठीक हो गया। अब वो बच्चा क्या है? बच्चा है माइनर, छोटा, अब वो किस में चला गया? लीगल डिसेबिलिटी में, वो लीगल डिसेबल हो गया। माइनर बच्चा तो सूट फाइल नहीं कर सकता, वो लीगल डिसेबल हो गया। अब वो बच्चा क्या करेगा? जब तक वो बच्चा अडल्ट नहीं हो जाता, मेजर नहीं हो जाता, वो इन लीगल डिसेबिलिटी से बाहर नहीं आ जाता, तब तक टाइम जो है वो रुका रहेगा, वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, वो टाइम ऐड नहीं होगा। ये नहीं कि वो सर इतना जो है वो छोटा था, 10 साल बाद जाके अडल्ट हुआ, वो भी टाइम ऐड करें आप, ठीक है, वो 5 साल बाद जाके जो है वो बालिग हुआ है, वो भी टाइम ऐड करें, नहीं। जब तक वो बच्चा माइनर है, माइनर से मेजर हुआ है, वो उसके बीच का जो टाइम है उसको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। जब वो मेजर हो गया, अब वो लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ गया, अब वो सूट फाइल कर सकता है और उसको कंटेस्ट भी कर सकता है, ठीक हो गया। एक बंदा उसकी आगे औलाद है ना, तो एक बंदा जो है वो मर जाता है, उसका आगे बच्चा जो है वो माइनर है, माइनर से जब तक मेजर नहीं हो जाता तब तक वो टाइम रुका रहेगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, उस टाइम को ऐड नहीं किया जाएगा जो भी बीच में टाइम था, ठीक हो गया। मेजर हो गया, वो लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ गया, अब वो लीगल डिसेबल नहीं है, बिल्कुल कंपिटेंट है, फिट है, कैपेसिटी रखता है सूट फाइल करने की और कंटेस्ट करने की, तब वो एबल हो जाएगा, लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आ जाएगा। जब तक लीगल डिसेबिलिटी है तब तक टाइम रुका रहेगा, लीगल डिसेबिलिटी जैसी खत्म होगी, माइनर से मेजर हो जाएगा, लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो फिर क्या? टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट था इफेक्ट ऑफ डेथ का। तो ये सेक्शन 17 है, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।